नमस्कार दोस्तों। एनसीईआरटी विषय भूगोल क्लास 6 चैप्टर 5 जिसका नाम है पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। पृथ्वी के प्रमुख परिमंडल। तो पृथ्वी ही एकमात्र ऐसा ग्रह है जहाँ जीवन है। मानव यहाँ जीवित रह सकता है क्योंकि जीवन के लिए आवश्यक तत्व भूमि, जल तथा हवा पृथ्वी पर ही मौजूद हैं। तो पृथ्वी की सतह ऐसी है जिसमें पर्यावरण के 3 महत्वपूर्ण घटक आपस में मिलते हैं तथा एक दूसरे को प्रभावित करते हैं, और पृथ्वी का ठोस भाग जिस पर हम रहते हैं उसे भूमंडल कहा जाता है, जियोस्फीयर कहा जाता है। ठीक है। गैस की परतें जो पृथ्वी के चारों ओर से घेरती हैं उसे वायुमंडल कहा जाता है, एटमॉस्फेयर कहा जाता है, जहां ऑक्सीजन, नाइट्रोजन, कार्बन डाइऑक्साइड तथा दूसरी गैसें पाई जाती हैं। पृथ्वी के बहुत बड़े भाग पर जल पाया जाता है जिसे जलमंडल कहा जाता है, हाइड्रोस्फीयर कहा जाता है। तो जलमंडल में जल की सभी अवस्थाएं जैसे बर्फ, जल तथा जल वाष्प सम्मिलित है। तो जीवमंडल का एक सीमित क्षेत्र है जहां स्थल, जल एवं हवा एक साथ मिलते हैं, जहां सभी प्रकार के जीव पाए जाते हैं। तो अच्छा, इसमें एक चीज़ और है कि कुछ वर्ड्स जो यूज़ होते हैं उनकी उत्पत्ति कैसे हुई। जैसे ग्रीक भाषा से उनकी उत्पत्ति मानी जाती है। जैसे लिथॉस का अर्थ होता है पत्थर, एटमॉस का अर्थ होता है वाष्प, और ह्यूडर का अर्थ होता है जल, और बायोस का अर्थ होता है जीवन। तो ऐसे कई ज्योग्राफी में वर्ड्स होते हैं जो आते रहते हैं और अलग अलग भाषाओं से लिए हैं, उनका प्रयोग होता रहेगा। अब भूमंडल किसे कहा जाता है? तो पृथ्वी के ठोस भाग को भूमंडल कहा जाता है। यह भूपर्पटी की चट्टानों तथा मिट्टी की पतली परतों का बना होता है जिसमें जीवों के लिए पोषक तत्व पाए जाते हैं। पृथ्वी की सतह को 2 मुख्य भागों में बांटा जा सकता है। बड़े स्थलीय भूभागों को महाद्वीपों के नाम से जाना जाता है और बड़े जलाशयों को महासागर के नाम से जाना जाता है। ठीक है। तो विश्व के सभी महासागर आपस में एक दूसरे से जुड़े हुए हैं, जो तुम्हें सामने मैप में दिखाई दे रहा होगा। तो महासागर कौन कौन से हैं? 5 बड़े महासागर, जरा ये ढूंढना। ठीक है। विश्व का मानचित्र सामने दिख रहा है और दिख भी जाएगा अपने आप, इसलिए इतना कठिन नहीं है। समुद्री जल का तल सभी जगह समान होता है। स्थल की ऊंचाई को समुद्र तल से मापा जाता है जिसे शून्य माना जाता है। तो हर जगह एक ही जैसा ऊंचाई है उसकी, और वो शून्य है, और उसी के नीचे बोला जाएगा तो वो गहराई होगी, और उसके ऊपर जाएंगे तो ऊंचाई होगी। जैसे विश्व का सबसे ऊंचा शिखर माउंट एवरेस्ट समुद्र तल से 8,848 मीटर ऊंचा है। विश्व का सबसे गहरा भाग प्रशांत महासागर का कितना है? 11,022 मीटर है। तो ये क्या है? समुद्र तल, मतलब जो समुद्र का ऊपरी सिरा है वहाँ से माना जाता है, उसको हम लोगों ने शून्य मान लिया है, और उसी से फिर कल्पना की जाती है या मापा जाता है, कल्पना तो नहीं की जाती, मापा जाता है कि ऊपर की हाइट मैक्सिमम कितनी है और नीचे की हाइट मैक्सिमम कितनी है। ठीक है। अच्छा, अब माउंट एवरेस्ट का नाम आता है तो माउंट एवरेस्ट से कुछ याद आता है कि माउंट एवरेस्ट पे सबसे पहले चढ़ाई किसने करी थी? एडमंड हिलरी ने। ठीक है। एडमंड हिलरी और तेंजिंग नॉर्गे, इनको शेरपा भी बोला जाता है। तो 29 मई 1953 में सबसे पहले माउंट एवरेस्ट पे चढ़े थे ये लोग। ठीक है। तो एडमंड हिलरी कहाँ के थे? ये न्यूजीलैंड के थे। और तेंजिंग नॉर्गे या शेरपा ये कहाँ के थे? कई जगह नेपाल लिखा हुआ है तो वो भी सही है, और कई जगह लिखा है भारत तो वो भी सही है, क्योंकि इनका जो जन्म था वो नेपाल था, लेकिन बाद में भारत की नागरिकता थी, इसलिए वह भारत के भी कहे जाते हैं। ठीक है। तो कई जगह अगर नेपाल है तो वो भी सही है, भारत है तो दो भी सही है। उसके बाद पहली महिला जिन्होंने सबसे पहले चढ़ा था तो 16 मई 1975 की जापान की थी, जुंको ताबेई सबसे पहले चढ़ी थी। और भारत की सबसे पहली महिला कौन चढ़ी थी? बछेंद्री पाल 23 मई 1984 को चढ़ी थी। इसके बाद बहुत सारे लोगों की रिकॉर्ड है, तो ये स्टिल जीके का विषय है, उस समय बताएंगे। अब महाद्वीप। पृथ्वी पर 7 प्रमुख महाद्वीप हैं। ये विस्तृत जलराशि के द्वारा एक दूसरे से अलग हैं। तो अब महाद्वीप तो तुम लोग ने सुनी रखे हैं, कौन से? एशिया, यूरोप, अफ्रीका, उत्तरी अमेरिका, दक्षिणी अमेरिका, ऑस्ट्रेलिया तथा अंटार्कटिका। मैप में दिख रहा होगा कि कौन कौन से कहाँ कहाँ हैं।
तो पहले आते हैं हम लोग एशिया पे। एशिया विश्व का सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह पृथ्वी के कुल क्षेत्रफल के 1/3 भाग में फैला हुआ है। यह महाद्वीप पूर्वी गोलार्ध में स्थित है और कर्क रेखा इस महाद्वीप से होकर गुजरती है। एशिया के पश्चिम में यूराल पर्वत हैं जो उसे यूरोप से अलग करता है, और यूरोप एवं एशिया के संयुक्त भूभाग को यूरेशिया कहा जाता है। यूरोप प्लस एशिया, ठीक। यूरोप एशिया से बहुत छोटा है। यह महाद्वीप एशिया के पश्चिम में स्थित है। आर्कटिक वृत्त इससे होकर गुजरता है और ये 3 तरफ से जल से घिरा है। तो मैप में देखते रहो, सामने सब कुछ क्लियर है कौन कौन से महाद्वीप कहाँ कहाँ हैं। अब अफ्रीका एशिया के बाद विश्व का दूसरा बड़ा महाद्वीप है। विषुवत वृत्त या 0 डिग्री अक्षांश जो है इसी महाद्वीप के मध्य से होकर गुजरता है। अफ्रीका का बहुत बड़ा भाग उत्तरी गोलार्ध में स्थित है। मैप में देखो क्लियर होता चला जाएगा। और यही एक ऐसा महाद्वीप है जो कर्क, विषुवत और मकर रेखा तीनों रेखाएं यहाँ से होकर गुजरती हैं। ये क्वेश्चन कई परीक्षाओं में कई बार पूछा गया है। सहारा का रेगिस्तान विश्व का सबसे बड़ा गर्म रेगिस्तान है जो कि अफ्रीका में स्थित है। ये क्वेश्चन भी कई बार पूछा गया है। यह महाद्वीप चारों तरफ से समुद्रों एवं महासागरों से घिरा हुआ है। तो विश्व की सबसे लंबी नदी नील अफ्रीका में स्थित है। ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। तो कर्क रेखा, मकर रेखा व विषुवत रेखा किन किन भागों से होकर गुजरती है अफ्रीका के, जरा ये मैप में देखना, सर्च करना, ठीक है। उत्तर अमेरिका विश्व का तीसरा सबसे बड़ा महाद्वीप है। यह अमेरिका से एक सक्रिय स्थल से जुड़ा है जिसे पनामा जल संधि कहते हैं। डायग्राम सामने देख रहे होगे तो समझ में आएगा जल संधि क्या होती हैं। स्थल का एक सकरा भाग जो 2 बड़े स्थलीय भागों को जोड़ता है, और इसी के साथ जल संधि भी देखो बगल में। जल संधि क्या होती है? जल संधि पानी का सकरा भाग जो होता है जो 2 बड़ी जलराशि को एक दूसरे से जोड़ रहा होता है, या समुद्र हो गए या फिर महासागर हो गए, उनको जोड़ने का काम करता है, ठीक है। तो जल संधि और स्थल संधि। तो यह महाद्वीप पूरी तरह से उत्तरी एवं पश्चिमी गोलार्ध में स्थित है। यह महाद्वीप 3 महासागरों से घिरा है। अब जरा मैप में ये सर्च करो कि ये 3 महासागर कौन से हैं जो उत्तरी अमेरिका और दक्षिणी अमेरिका, खासकर उत्तरी अमेरिका को घेरते हैं। तो दक्षिणी अमेरिका का अधिकांश भाग दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। इसके पूर्व एवं पश्चिम में कौन से 2 महासागर हैं, जरा देखो मैप। मैं देखो इसलिए बोल देता हूँ, बता दूँ कोई दिक्कत नहीं है। जब मैं बोलूँगा तुमसे देखो तो कम से कम उस चीज़ को सर्च करोगे, दिमाग में बैठ जाएगा। तो वो बहुत ज़रूरी है, अपने आप थोड़ा सा होमवर्क करना। हर चीज़ हमारे भरोसे या टीचर्स के भरोसे नहीं है, आप लोगों को भी मेहनत करनी है। मेहनत तभी सफल होगी जब आप करोगे। टीचर्स का योगदान इतना है, केवल बता सकता है कि वो ये करिए ये करिए। तो थोड़ा सा आप मेहनत करो और सफलता ज़रूर मिलेगी। तो विश्व की सबसे लंबी पर्वत श्रृंखला एंडीज जो है वो कहाँ है? वो दक्षिण अमेरिका में ही है। वो उत्तर से लेकर दक्षिण के किनारे, पश्चिमी किनारे पर फैली हुई है दक्षिण अमेरिका के। और दक्षिण अमेरिका में विश्व की सबसे बड़ी नदी अमेजॉन बहती है। अब याद रखना, अभी मैंने बताया सबसे लंबी, और ये कौन सा? सबसे बड़ी। तो सबसे लंबी आएगा तो नील आएगा, और सबसे बड़ी आएगा तो अमेजॉन आता है। नेक्स्ट आता है ऑस्ट्रेलिया, विश्व का सबसे छोटा महाद्वीप जो कि पूरी तरीके से दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। यह चारों तरफ से महासागरों तथा समुद्र से घिरा है। इसे द्वीपीय महाद्वीप भी कहा जाता है। द्वीपीय महाद्वीप इसलिए क्योंकि ये चारों तरफ से घिरा हुआ है, ठीक है, पानी से घिरा हुआ है। अंटार्कटिका यह बहुत बड़ा महाद्वीप है जो कि दक्षिणी गोलार्ध में स्थित है। दक्षिण ध्रुव इस महाद्वीप के मध्य में स्थित है। चूंकि यह दक्षिण ध्रुव क्षेत्र में स्थित है इसलिए हमेशा मोटी बर्फ की परतों से ढका रहता है। यहाँ किसी भी प्रकार का स्थायी मानव निवास नहीं है, कोई भी नहीं रहता। लेकिन बहुत से देशों के शोध केंद्र यहाँ पर स्थित हैं। भारत के भी शोध केंद्र स्थित हैं। कोई बता सकता है? कोई दिमाग में हो? ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। कौन से हैं? मैत्री और दक्षिण गंगोत्री। तो याद रखना, मैत्री और दक्षिण गंगोत्री हैं अंटार्कटिका में। ये क्वेश्चन कई बार पूछा गया है। अब आता है जलमंडल। जलमंडल क्या होता है? हाइड्रोस्फीयर।
पृथ्वी को नीला ग्रह भी कहा जाता है, क्योंकि ऊपर से देखोगे तो जलमंडल जल ही जल ज़्यादा दिखाई देता है। 71% भाग में लगभग जल है, तो जल दिखाई देगा तो नीला नीला से दिखाई देता है। तो 71% भाग में जल है और 29% भाग में क्या है, स्थल है। तो जलमंडल में जल के सभी रूप उपस्थित हैं। उसमें महासागर हैं, नदियां हैं, झीलें हैं, हिम नदियां हैं, भूमिगत जल है, वायुमंडल की जलवाष्प सभी सम्मिलित हैं। ठीक है, तो लगभग 97.2% जो हिस्सा है जलमंडल का वो महासागरों में है, और 2.8% जो है वो हिम चादरों, भूगर्भ, नदियों और अन्य जगहों पर है, जिसमें 2.77% जो हिस्सा है वो हिम चादरों तथा भूगर्भ में संचित जल है, और 0.03% जो है पीने योग्य अलवणक जल है। याद रखना, ये डेटा बहुत ज़रूरी है। तो पृथ्वी पर पाए जाने वाले जल का 97.2% से अधिक भाग महासागर में, और वो क्या है, वो हम पी नहीं सकते हैं। पी क्यों नहीं सकते हैं? क्योंकि वो बहुत खारा है, और अभी तक हमने ऐसा कोई भी इक्विपमेंट नहीं बनाया है या मशीन नहीं बनाई है जो उस खारेपन को समाप्त कर सके। मानव के उपयोग में नहीं आ सकता, क्योंकि सिंपल सा है, खारा है। शेष जल का बहुत बड़ा भाग बर्फ की परतों और हिम नदियों तथा भूमिगत जल के रूप में पाया जाता है। जल का बहुत कम भाग अलवणक जल के रूप में पाया जाता है, जो मनुष्य के इस्तेमाल में आता है। यही कारण है कि नीले ग्रह में रहने के बावजूद हम पानी की कमी महसूस करते हैं, क्योंकि अधिकतर वो महासागरों में है या हिम नदियों के रूप में जमा है। अब महासागर, तो महासागर क्या है? जलमंडल का ही मुख्य भाग है। ये आपस में एक दूसरे से जुड़े होते हैं। तो महासागरीय जल हमेशा गतिशील रहता है। तो तरंगें, ज्वार भाटा, महासागरीय धाराएं, महासागरीय जल की 3 प्रमुख गतियां। अब बड़े से छोटे आकार के आधार पर क्रमशः 5 महासागर कोई बता सकता है? मैंने भी ऊपर भी पूछा था, तो मैं चलो बता ही देता हूँ कौन से हैं। प्रशांत महासागर, अटलांटिक महासागर, हिंद महासागर, दक्षिण महासागर और आर्कटिक महासागर। तो प्रशांत महासागर सबसे बड़ा महासागर, यह पृथ्वी के 1/3 भाग में फैला हुआ है। ये मैप देख रहे हो, सब सामने दिख रहा है। पृथ्वी का सबसे गहरा भाग मैरियाना गर्त प्रशांत महासागर में ही स्थित है। ये क्वेश्चन बहुत बार पूछा गया है कि मैरियाना गर्त किस में है, कहाँ पर स्थित है? तो प्रशांत महासागर में स्थित है। प्रशांत महासागर लगभग वृत्ताकार है। एशिया, ऑस्ट्रेलिया, उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका इसके चारों ओर स्थित हैं। तो मैप में तुमको ये दिख रहा होगा। अटलांटिक महासागर विश्व का दूसरा सबसे बड़ा महासागर है। यह अंग्रेजी भाषा के एस अक्षर के आकार का है। ठीक है, इसके पश्चिमी किनारे पर उत्तर एवं दक्षिणी अमेरिका है और पूर्वी किनारे पर यूरोप एवं अफ्रीका। तो मैप देखोगे अपने आप समझ में आ रहा होगा। अटलांटिक महासागर की तट रेखा बहुत अधिक दंतुरित है। दंतुरित, अब ये दंतुरित का मतलब क्या होता है? दंतुरित मतलब जैसे हमारे दांत क्या होते हैं, ऊपर नीचे होते हैं, कटिंग होती है कभी कभी। तो दंतुरित का मतलब यही है, तट रेखा सीधे नहीं है। जैसे हमारे भारतवर्ष में देखोगे तो दक्षिण भारत में जो किनारे के तरफ कोस्टल एरिया है वो थोड़ा लीनियर टाइप का है, मतलब सीधा सीधा है। लेकिन दंतुरित का मतलब क्या होगा? अंदर गड्ढे में घुसा होगा, कहीं ऊपर आ जाएगा, कहीं फिर नीचे हो जाएगा, इस तरीके के बोला जाता है दंतुरित। यह अनियमित एवं दंतुरित तटरेखा प्राकृतिक पोताश्रयों एवं पत्तनों के लिए आदर्श स्थिति है और व्यापार की दृष्टि से यह सबसे व्यस्त महासागर है। हिंद महासागर ही एक ऐसा महासागर है जिसका नाम किसी देश के नाम पर यानी भारत के नाम पर रखा गया है। यह महासागर त्रिभुजाकार है। इसके उत्तर में एशिया, पश्चिम में अफ्रीका और पूर्व में ऑस्ट्रेलिया स्थित है। दक्षिणी महासागर अंटार्कटिका महाद्वीप को चारों ओर से घेरता है। यह अंटार्कटिका महाद्वीप से उत्तर की ओर 60 डिग्री दक्षिणी अक्षांश तक फैला हुआ है। आर्कटिक महासागर उत्तर ध्रुव वृत्त में स्थित है तथा यह उत्तर ध्रुव के चारों ओर फैला हुआ है। यह प्रशांत महासागर से छिछले जल वाले एक सक्रिय भाग से जुड़ा है जिसे बेरिंग जल संधि के नाम से जाना जाता है। तो सामने तुमको मैप में दिख रहा है। यह उत्तर अमेरिका के उत्तरी तटों तथा यूरेशिया से घिरा हुआ है। ठीक है, अब हम लोग आते हैं वायुमंडल, एटमॉस्फेयर। तो हमारी पृथ्वी चारों ओर से गैस की
एक परत से घिरी हुई है जिसे वायुमंडल कहा जाता है। तो वायुमंडल की यह पतली परत इस ग्रह का महत्वपूर्ण एवं अटूट भाग है। यह ऐसी वायु प्रदान करती है जिससे हम लोग सांस लेते हैं। यह वायुमंडल हम लोगों को सूर्य की कुछ हानिकारक किरणों से भी बचाता है। तो वायुमंडल 1600 किलोमीटर की ऊंचाई तक फैला हुआ है, ये क्वेश्चन पूछा गया है। वायुमंडल को उसके घटकों, तापमान तथा अन्य के आधार पर 5 परतों में बांटा जाता है। इन परतों को पृथ्वी की सतह से शुरू करते हुए क्षोभ मंडल, समताप मंडल, मध्यमंडल, आयन मंडल और बहिर्मंडल कहा जाता है। इंग्लिश में क्या कहते हैं इसमें? तो क्षोभ मंडल, ट्रोपोस्फेयर समताप मंडल, स्ट्रेटोस्फेयर मध्यमंडल, मेसोस्फेयर आयन मंडल, आयनोस्फेयर और बहिर्मंडल एक्सोस्फेयर। तो ये बहुत इंपॉर्टेंट हैं। अभी इनके बारे में जब हम लोग आगे बढ़ेंगे तो और डिटेल भी चीज़ें बताएंगे, क्योंकि मैं बार बार बोलता हूँ कि एनसीईआरटी कवर कर रहे हैं तो कोशिश करिए कि अभी पहली बार एनसीईआरटी कवर करिए, क्योंकि डेप्थ में तो फिर बहुत कुछ है। डेप्थ में जब हम उस पर जाएंगे तो बहुत सारी चीज़ें और भी बताएंगे। वायुमंडल मुख्यतः ऑक्सीजन एवं नाइट्रोजन का बना है, जो कि साफ तथा शुष्क हवा का 99% भाग है। आयतन के अनुसार नाइट्रोजन 78%, ऑक्सीजन 21% तथा दूसरी गैसें जैसे कार्बन डाइऑक्साइड, आर्गन इत्यादि की मात्रा 1% है। ऑक्सीजन सांस लेने के लिए आवश्यक है, जबकि नाइट्रोजन प्राणियों की वृद्धि के लिए आवश्यक है। तो कार्बन डाइऑक्साइड यद्यपि बहुत कम मात्रा में है, लेकिन यह पृथ्वी के द्वारा छोड़ी गई ऊष्मा को अवशोषित करती है, जिससे पृथ्वी गर्म रहती है। यह पौधों की वृद्धि के लिए भी आवश्यक है। तो ये सामने तुम लोग देख रहे हो कि ये जो अलग अलग लेयर्स हैं वायुमंडल की। ऊंचाई के साथ वायुमंडल के घनत्व में भिन्नता आती है। यह घनत्व समुद्री तल पर सबसे अधिक होता है तथा जैसे जैसे हम ऊपर की ओर जाते हैं यह तेजी के साथ घटता जाता है। ये क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है और यह भी पूछा गया है। तो आप जानते हो कि पहाड़ों पर पर्वतारोही को हवा के घनत्व में कमी होने के कारण सांस लेने में कठिनाई होती है। तो ऊंचाई पर सांस लेने के लिए हमें अपने साथ ऑक्सीजन सिलेंडर लेके जाना पड़ता है, और जैसे जैसे हम लोग ऊपर जाते हैं तो क्या होता है, सांस लेने में ज़्यादा दिक्कत होती है और तापमान कम होता चला जाता है। तो वायुमंडल पृथ्वी पर दबाव डालता है। यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर अलग अलग होता है। तो कुछ क्षेत्रों में हमें अधिक दाब महसूस होता है, जबकि कुछ क्षेत्रों में कम। तो वायु उच्च दाब से निम्न दाब की ओर बहती है। ये एक लाइन बहुत इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ये भी पूछा गया है। तो वायु उच्च दाब से निम्न वायु दाब की ओर बहती है। गतिशील वायु को पवन कहा जाता है। याद रखना, गतिशील वायु को पवन कहा जाता है, क्योंकि ये भी क्वेश्चन पूछा गया है। अब आता है जीवमंडल, बायोस्फीयर। जीवमंडल स्थल, जल तथा हवा के बीच का एक सीमित भाग है। यह वह भाग है जहाँ जीवन मौजूद है। यहाँ जीवों की बहुत सी प्रजातियाँ हैं, जो कि सूक्ष्म जीवों तथा बैक्टीरिया से लेकर बहुत बड़े स्तनधारियों के आकार में पाई जाती हैं। मनुष्य सहित सभी प्राणी जीवित रहने के लिए एक दूसरे से तथा जीवमंडल से जुड़े हुए हैं, बायोस्फीयर से जुड़े हुए हैं। जीवमंडल के प्राणियों को मुख्यतः 2 भागों, जंतु जगत एवं पादप जगत में विभक्त किया गया है। एनिमल्स और जो पौधे से हैं, ट्रीज़ और इन सब से चीज़ों से रिलेटेड है, तो वो पादप जगत हो गया। पृथ्वी के ये तीनों परिमंडल आपस में पारस्परिक क्रिया करते हैं तथा एक दूसरे को किसी न किसी रूप में प्रभावित करते हैं। अब जैसे उदाहरण लो, लकड़ी तथा खेती के लिए वनों को काटा जाए तो इससे ढलुआ भाग पर मिट्टी का कटाव तेज़ी से होने लगता है। इसी प्रकार क्या होगा, प्राकृतिक आपदाएं जैसे भूकंप से पृथ्वी की सतह में परिवर्तन हो जाता है। तो सुनामी, जैसे मैंने तुम लोगों को बताया था, सुनामी आई थी 2004 में, बहुत बड़ी सुनामी आई थी। तो कुछ भाग पानी में डूब गया था। झीलों तथा नदियों में दूषित पदार्थों के प्रवाहित होने से उनका जल मानव के इस्तेमाल के लायक नहीं रह जाता है। तो यह जल दूसरे जीवों को भी नुकसान पहुंचाता है। उद्योगों, तापी विद्युत संयंत्रों तथा गाड़ियों का उत्सर्जी पदार्थ वायु को प्रदूषित करता है। कार्बन डाइऑक्साइड वायु का एक महत्वपूर्ण घटक है, लेकिन कार्बन डाइऑक्साइड की मात्रा अगर ज़्यादा हो जाएगी तो उससे क्या होगा, तापमान में वृद्धि हो जाती है। इसे भूमंडलीय तापन कहा जाता है। भूमंडलीय तापन मतलब ग्लोबल वार्मिंग।
इसलिए भूमंडल, वायुमंडल तथा जलमंडल के बीच में प्राकृतिक संतुलन को बनाए रखने के लिए पृथ्वी के संसाधनों के सीमित उपयोग की आवश्यकता होती है कि हम बहुत ज़्यादा उपयोग या बहुत ज़्यादा किसी चीज़ को दूषित ना करें। ठीक, तो ये हम लोगों का हो गया चैप्टर 5। इसके बाद हम लोग लेके आएंगे चैप्टर 6 जो नई चीज़ होगा। ठीक है, तो आज के लिए सभी को धन्यवाद।